वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। कल मैंने वीडियो भेजा था तो कई स्टूडेंट का कहना था कि सर आपने रॉयल एकेडमी राउल्ट्स लॉ नहीं समझाया है। तो राउल्ट्स लॉ स्टार्ट करते हैं और आज से अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 7:30, 8:30 और 9:30 में 3 अलग अलग वीडियोस आपको प्राप्त होंगी। शुरू के दिनों में आपको पूरे 40 मिनट्स का वीडियो में नहीं सेंड करूंगा, 20-25 मिनट्स का सेंड करूंगा पर वीडियो। क्योंकि जनरली क्या होता है, अपन सोचते हैं कि अपन 40 मिनट पढ़ लेंगे, लेकिन लगातार आप मोबाइल में उतने समय तक ध्यान देकर नहीं देख सकते, या कई स्टूडेंट देख लेंगे लेकिन सभी लोगों के लिए वो प्रॉब्लमदायक होगा। तो कोशिश करेंगे शुरू हैबिट बनाने की 20 से 25 मिनट पढ़ने की, फिर जैसे जैसे हैबिचुअल होता जाएगा तो धीरे धीरे मैं वीडियो की लेंथ को भी बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 5 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है, थोड़ा सा रियायत मिलती है, तो उस रियायत का हम लोग भी फायदा उठाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग ट्यूशन आएंगे, लेकिन एक बैच में ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स को डाउट क्लास के लिए बुलाया जाएगा, बाकी लोग उस दिन घर पे रहेंगे। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर 2 बैचेस अपन लॉन्च करते हैं तो 12 लोग पढ़ने आ सकते हैं। हो सकता है ये अपन रेगुलर भी करें, 1 डे के ऑड इवन पे करें, ठीक है, लेकिन उसमें केवल डाउट ही क्लियर किया जाएगा, उसमें कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। कोर्स आपको ऑनलाइन, मतलब ये आप अपने मेंटलिटी में बैठा लीजिए कि इस मई माह को, मई मंथ को अपने को ऑनलाइन क्लास में ही निकालना है। जितना ज़्यादा हो सके सतर्कता बरतना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से बहुत ही कम निकलना है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा स्पीडली फैल रहा है और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि जनरली हम लोग जब पढ़ें तो ऑनलाइन क्लास को ये भी महत्व दें, और कोशिश कीजिएगा समझने का। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, 2 बार देखिए कम से कम, इसीलिए मैं छोटा वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग 2 बार देखें। तो केमिस्ट्री के लिए आज खास करके स्टूडेंट, जब हम लोग केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करेंगे, सो केमिस्ट्री में एक आपका चैप्टर 2 में राउल्ट्स लॉ बचा हुआ है। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ को ही हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, राउल्ट का नियम को। बाकी जो रहेगा स्टूडेंट उसको तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो राउल्ट के नियम को आप अच्छे से समझ लेंगे। राउल्ट का नियम बोलता क्या है, ठीक है। राउल्ट का नियम दिया गया था वेपर प्रेशर के लिए। किसके लिए दिया गया था? वेपर प्रेशर के लिए। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, हो सकता है आप प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे वाष्प दाब, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वाष्प दाब क्या होता है। अगर हम लोग कोई सा भी एक कंटेनर लेते हैं, कोई सा भी एक पात्र ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, और उसमें किसी भी लिक्विड को, चाहे जल हो, तेल हो, किसी भी चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और रखने के बाद नीचे बर्नर लगा के जब इसको गर्म करते हैं और ऊपर में छन्नी से ढक देते हैं, तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाते हैं, भाप बन के उड़ने लग जाते हैं। ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर बन के उड़ने लग जाते हैं, और यही वेपर जब छन्नी के ऊपर जाके क्या लगाता है, दाब लगाता है, तो इसी दाब को हम लोग कौन सा दाब बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। मीन्स अगर हम लोग कोई सा भी कंटेनर लें, कोई सा भी एक क्या ले लें, कंटेनर ले लें, उस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रख के अगर गर्म करें तो गर्म करने के कारण वो भाप बन के उड़ना प्रारंभ कर देता है, और इसी भाप को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब वेपर प्रेशर टोटल 2 चीजों का होगा, एक तो किसका होगा, सॉल्वेंट का, और एक तो किसका होगा स्टूडेंट, सॉल्यूट का। मतलब एक तो होगा विलेय का और एक किसका होगा स्टूडेंट, विलायक का। दोनों का अलग अलग होगा। तो राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, राउल्ट नेम साइंटिस्ट ने इसी वेपर प्रेशर के लिए रिलेशन निकाला। ठीक है, उस रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। मतलब राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के बीच में संबंध स्थापित किया। मोल प्रभाज के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट नेम्ड साइंटिस्ट gave a relationship between, Raoult and scientists gave a relationship between
वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया? राउल्ट एंड साइंटिस्ट ने क्या किया, वाष्प दाब और मोल प्रभाव के बीच में एक संबंध दिया और इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं। अब देखिए, वाष्प दाब तो मैंने समझा दिया आपको। वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को जनरली कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अगर सॉल्यूट ले लेंगे तो Pb और सॉल्वेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Pa हो जाएगा। लेकिन मोल प्रभाव क्या होता है? अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव ये समझना पहले जरूरी है। मोल प्रभाव क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट present in the solution is called mole fraction। मोल फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट? मोल प्रभाव क्या होता है? किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या एवं कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाव बोलते हैं। मतलब मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी एक घटक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, और कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात रहता है वो मोल प्रभाव कहलाता है। इसको जनरली एक्स साइन से भी नोट करते हैं। अब माना दो घटक है ए और बी, ठीक है, तो अगर हमको एक्स से निकालना है तो इसका मान हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, जहां पर n किस चीज को बताता है? मोलों की संख्या। n किस चीज को बताएगा? मोलों की संख्या। Na मतलब A के मोलों की संख्या, Nb मतलब B के मोलों की संख्या। अगर XB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब जिसका निकालना है वो ऊपर और टोटल वाला नीचे। अगर तीन घटक वाला रहता तो यहाँ प्लस NC और XC भी निकलता, NC अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। मतलब अगर तीन घटक वाला है ये, इसमें 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो नीचे में तीन आ जाएंगे, ऊपर में अलग अलग हो जाएगा। तो मोलों की संख्या आप लोगों को क्लियर है? किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। नंबर ऑफ moles of any one component to the total number of moles of solution is called mole fraction। अब राउल्ट का नियम क्या बोला? राउल्ट के नियम में बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of pure solvent या of any one component which is directly proportional to mole fraction of that component। ये है राउल्ट का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और याद भी रखेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन का जो वाष्प, लिखना नहीं, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके किसी एक घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसी भी एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, चाहे वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के बराबर हो, चाहे वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो। अब उस सॉल्वेंट या सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर रहता है, उस विलेय या विलायक का जो वेपर प्रेशर रहता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके मोल प्रभाव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कोई सा भी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P बराबर होगा किसके? Pa के, या P बराबर होगा किसके? Pb के। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है
कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ किसी भी एक कंपोनेंट के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा या तो सॉल्वेंट के या तो किसके, सॉल्यूट के। खत्म। अब इसके आगे जो ये बराबर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ये समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब XA के या फिर XB के। अगर A वाला है तो A के रहेगा, B वाला है तो B के रहेगा। ठीक है, तो P बराबर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, XA, या इसको लिख सकते हैं PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ये वाला साइन आता है तो क्या लगता है, कांस्टेंट K XA, जहां K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपाती नियतांक, नियतांक। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, कोई डाउट। अब हमको K का मान चाहिए, K का मान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यदि if XA is equal to 1, XA का मान को कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, then PA is equal to PA0, तब PA का मान क्या हो जाएगा, PA0। अब ऐसा क्यों होता है, हम लोग जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना रहता है, 1, किसी भी विलयन का मोल फ्रैक्शन कितना रहता है, 1। यदि XA की वैल्यू को 1 ले रहे हैं, अगर XA की वैल्यू को 1 ले रहे हैं मतलब उसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, B प्रेजेंट नहीं है, तब उसका मान 1 हो रहा है। जब P प्रेजेंट नहीं है और उसका मान 1 हो रहा है तब उसका वाष्प दाब स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। कौन से स्टेट में रहेगा, स्टैंडर्ड स्टेट, मानक अवस्था। और जब भी मानक अवस्था में रहता है, कौन सा अवस्था में रहता है, मानक अवस्था में रहता है, तो 0 साइन का डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल देते हैं T टेम्परेचर है और T के ऊपर में ऐसा 0 लिख दिए, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड स्टेट है। ठीक है, G आपका क्या है, फ्री एनर्जी है, G के ऊपर में हम लोग ऐसा लिख दिए, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या होता है, ठीक है, जिस पर उसकी वैल्यू सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, विलयन के। XA प्लस XB का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, लेकिन खाली अगर XA का 1 हो गया मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट में आ गया, मानक अवस्था में, और मानक अवस्था में उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0 लग जाएगा। तो अगर XA का मान ये लेते हैं तो PA का मान PA0 हो गया। दोनों मान को जब यहाँ पुट करोगे तो PA0 बराबर K इंटू 1 हो गया, क्योंकि XA की वैल्यू 1 है। तो K बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, PA0 आ गया। तो K की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, PA बराबर PA0 XA, PA बराबर क्या हो जाएगा, PA0 XA। इसी प्रकार हम लोग PB बराबर भी क्या लिख सकते हैं, PB0 XB। ये है राउट का नियम। ये किसका नियम है स्टूडेंट, राउट का नियम है। PA बराबर PA0 XA और PB बराबर PB0 XB। स्टूडेंट क्लियर है, कोई डाउट। फिर से इसको देखेंगे, ये स्टैंडर्ड स्टेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। XA का मान जब भी 1 होगा तो जो वाष्प दाब रहता है, टेम्परेचर रहता है, प्रेशर रहता है, वो सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में आ जाता है। स्टैंडर्ड स्टेट का सेंस है उसमें 0 लग जाना, ठीक है, वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट को क्या करेगा, डिनोट करेगा। अब XA और PA की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो PA0 बराबर K इंटू 1, तो K बराबर PA0 आ जाएगा स्टूडेंट। और K बराबर PA0 की वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में वापस से पुट करेंगे तो PA बराबर PA0 XA आ गया। और उसी प्रकार PB बराबर PB0 XB लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले डेफिनेशन लिखेंगे, किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित किसी एक घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित किसी एक घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है जिसका मान उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसका मान उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसका मान उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।